यह ऑस्ट्रेलिया है और वर्ष 1932 की है। यहाँ पर जंग का माहौल है। यह जंग किसी देश या आतंकवादियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह जंग तो एक पक्षी से हो रही है जो उड़ भी नहीं सकती। आपको लगा मैं ये क्या बता रहा हूँ, एक युद्ध और वो भी उस पक्षी के खिलाफ जो उड़ भी नहीं सकती। हाँ, ठीक सुना आपने, नहीं उड़ सकती। तो आज की इस वीडियो में हम इसी युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं जिसे द ग्रेट इमू वार कहकर पुकारा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जीत प्राप्त करने वाला ऑस्ट्रेलिया इस युद्ध में बुरी तरह से हार गया, जिसके कारण से वह दुनिया भर में मजाक का पात्र बनकर रह गया। इमू वार की कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान गैलोपोली से लौटे ऑस्ट्रेलियन सैनिकों से जुड़ा हुआ है। जिन्हें गैलोपोली के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दो कि गैलोपोली एक सुंदर शहर है जो तुर्की के यूरोपीय भाग में स्थित है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2,10,000 सैनिक घायल हुए, जिनमें से 61,519 सैनिक मारे गए। उस समय के 50 लाख से भी कम आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया के लिए यह एक बहुत बड़ा लॉस था। युद्ध से लौटे सैनिकों में कुछ ऐसे भी थे जो काफी घायल हो चुके थे, जिस वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया। लेकिन रुको, आपको लगेगा या मैं क्या बता रहा हूँ, अभी तो हम इमू वार के बारे में जिक्र कर रहे थे। दरअसल इमू वार को समझने के लिए इसके पीछे के इतिहास को समझना काफी जरूरी है। घायल सैनिकों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही थी, जिसकी सच्चाई जानने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। इस दबाव में आकर सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की जो न केवल सैनिकों की बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के पेट भरने में मदद करेगी। हमारे इलाकों में भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और सैनिकों को किसान बनने के लिए प्रोत्साहित किया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे शेर को घास खाने को कहा जा रहा हो। इसके बावजूद हजारों लोगों ने सरकार की इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन यह योजना पूरी तरह से असफल रही। अधिकांश क्षेत्रों में तो मिट्टी ही खराब थी, कीड़े मकोड़े, चूहों और खरगोशों की बराबर चिंता बनी रहती थी। इसके साथ ही सैनिकों को खेती करने का तनिक भी तजुर्बा नहीं था। सैनिकों को मुहैया कराए गए भूभाग 10 एकड़ प्रति व्यक्ति थे, जिस पर खेती करके लाभ प्राप्त करना तो दूर की बात, जीवन यापन करना भी मुश्किल था। फिर भी हजारों की संख्या में लोग देश के अलग अलग स्थानों में बस गए। करीब 5,000 लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बसे, जहाँ वातावरण के हिसाब से सिर्फ गेहूं ही उगाया जा सकता था। इसी क्षेत्र में इमुज ने अपना आतंक मचाना शुरू किया। इमुज ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए कोई नए जीव नहीं थे, बल्कि इमुज और किसानों के बीच तो बहुत पुराना संबंध रहा है। कभी कभी ये फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, परंतु कभी कभी इन्हें गर्व करने योग्य वन्य जीव के रूप में भी देखा जाता रहा है। इन्हें लेकर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का मिजाज हमेशा से बदलते रहा है। कभी इन्हें फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव के रूप में माना, तो कभी विलुप्त होने के डर से प्रोटेक्टेड स्पीसीज के रूप में वर्गीकृत किया। परंतु 1922 में फिर से उन्हें फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदे के रूप में ही स्वीकार करना पड़ा। इसका मुख्य कारण यह था कि 1918 में इमुज के बड़े बड़े झुंडों ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खेतों को तबाह करना शुरू कर दिया था। वहाँ के किसानों ने इमुज के खिलाफ हथियार उठा लिए और उन्हें उनकी फसलों को खाने और रौंदने से रोकने का व्यर्थ प्रयास किया। इमुज की संख्या अत्यधिक थी और उन्हें एक इमू को मारने के लिए दर्जनों गोलियां चलानी पड़ती थी। इसके बाद भी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि इमू मारा ही जाएगा, यह सिर्फ गोलियों की बर्बादी ही थी। इमू के आतंक के कारण 1920 के दशक के मध्य तक यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार के द्वारा चलाया गया कृषि योजना विफल हो गई है और वहाँ के छोटे किसान गरीबी में डूबते चले गए। इन दयनीय परिस्थितियों में शराबखोरी और आत्महत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ी। इस दशक में गेहूं की कीमत गिर गई और 1929 में अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, जिसके कारण से महामंदी हुई। अमेरिका की तुलना में महामंदी ने ऑस्ट्रेलिया को अत्यधिक प्रभावित किया। पहले से गिर चुकी गेहूं की कीमत अचानक से आधी हो गई और ऑस्ट्रेलिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 32% हो गई। इस महामारी की मार को किसान झेल ही रहे थे कि इसी बीच यहाँ सूखा पड़ गया और जो समृद्ध किसान थे वो यहाँ से पलायन कर गए। उस समय के प्राइम मिनिस्टर जेम्स अस्कुलिन ने किसानों को सब्सिडी देने का वादा किया, परंतु फसल कटाई के समय वह अपने किए गए वादे से मुकर गए। एक बार फिर उन्होंने सब्सिडी देने का वादा तो किया, परंतु सब्सिडी का लाभ होने से पहले ही जेम्स अस्कुलिन की सरकार बदल गई और नई सरकार जो कि जोसेफ लियोन्स की बनी, उसने इस सब्सिडी को कैंसिल कर दिया। मामला तब और भी बदतर हो गया जब इमुज ने खरगोशों को रोकने के लिए लगाई गई बाड़ को तोड़ डाले, जिससे खरगोशों से भी खतरा बढ़ गया। सूखे की मार से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के किसान ही नहीं बल्कि वन्य जीव भी परेशान थे। भोजन और पानी की तलाश में लगभग 20,000 इमुज का एक झुंड वहां से निकलकर फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। किसानों द्वारा सरकार से गुहार लगाने पर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज पियर्स ने 3 लोगों की एक सेना भेजी, जिसमें मेजर ग्विनिड पुर्वेस आब्रे मेरेडिथ ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। मैदान में उनके साथ सर्जेंट एस मैकमरे और गनर जेओ हेलोरन भी शामिल थे। उस समय अमेरिकी न्यूज एजेंसी फॉक्स मूवीटोन का एक सिनेमेटोग्राफर टीम उनके साथ गया, जिन्हें ऐसा लगता था कि इमुज से जीतना बहुत आसान है। द ग्रेट इमू वार सन 2 नवंबर 1932 को शुरू हुआ। सैन्य टुकड़ी ने स्थानीय किसानों की सहायता से इमुज को एक झुंड में घेरने का प्रयास किया, परंतु इमुज इतने चालाक थे कि वे एक झुंड में न रहकर इधर उधर बिखर गए, जिसके कारण से उन्हें टारगेट करना काफी मुश्किल हो गया। कुछ दिनों के प्रयास के बाद भी कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पास के एक बांध पर घात लगाकर बैठे मेरेडिथ और उनके टीम ने तब तक गोलीबारी शुरू नहीं की जब लगभग 1000 इमुज के झुंड उनके शूटिंग रेंज में न आ गए। शूटिंग रेंज में आते ही उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। Now they're retiring, off at 40 miles an hour.
परंतु कुछ ही राउंड फायर करने के बाद उनकी लेविस मशीन गन जाम हो गई और वे 1000 इमूज के झुंड में से महज कुछ ही को मार सके। बाकी इमू डर कर भाग गए। कितने इमू मारे गए इसका पता लगाना काफी मुश्किल था, क्योंकि वे कुछ दिनों के बाद गोलियों से लगे घाव के कारण मारे जाते थे। ऑपरेशन शुरू होने के 3 दिन तक सिर्फ 30 ही इमू मारे गए थे, जो 20,000 में से सिर्फ 30 को मार पाना बहुत बड़ी नाकामयाबी थी। अगले कुछ दिनों तक भी कुछ खास सफलता नहीं मिली। अब इमूज ने खतरे को देखते हुए इसका डटकर सामना करने को सोचा और वे छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए। प्रत्येक ग्रुप्स में एक लंबा इमूज उनका लीडर होता था, जो ग्रुप्स में सारे इमूज को चरने के दौरान आसपास के क्षेत्रों पर नजर बनाए रखता था। अब मेरिडिथ और उनके टीम ने लेविस मशीन गन को एक ट्रक के ऊपर लगाया, लेकिन इससे भी कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उबड़ खाबड़ खेत में चलते ट्रक के ऊपर से निशाना लगाना काफी मुश्किल था। इससे परेशान होकर उन्होंने पक्षियों को कुचलने को सोचा, जिसके लिए एक ट्रक को मंगाया गया। परंतु ट्रक से कुचलने के दौरान एक इमू का सिर स्टीयरिंग व्हील में जा फंसा, जिससे ड्राइवर घबरा गया और ट्रक को क्रैश कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए मेरिडिथ और उनके टीम को 8 नवंबर को वापस बुला लिया गया और ऑफिशियल रिपोर्ट में यह कह दिया गया कि ऑपरेशन में लगभग 300 इमू मारे गए। इमूज ने अब भी फसलों को नष्ट करना जारी रखा, जिससे तंग आकर किसानों ने फिर से वहां की नई सरकार जेम्स मिशेल से पक्षियों को भगाने की मांग की। 13 नवंबर को फिर से मेरिडिथ और उनके टीम को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैनात किया गया और हर सप्ताह लगभग 100 इमू के मारे जाने की दावा किया गया। फिर भी कुछ खास सफलता हाथ न लगने के कारण ऑपरेशन को रोकते हुए 10 दिसंबर को मेरिडिथ और उनके टीम को वापस बुला लिया गया। कमांडर ने दावा किया कि 9,860 राउंड के इस्तेमाल से लगभग 986 इमू ही मारे गए। लगभग 2,500 के आसपास इमू घायल होकर मारे गए। हालांकि यह कोई सटीक आंकड़ा नहीं थी, इसके काफी बदलने की भी संभावना थी। ऑस्ट्रेलियन ऑर्निथोलॉजिस्ट डीएल सर्वेंटी ने यह नोट किया कि सैनिकों को इमूज को मार पाने का सपना जल्द ही टूट गया, क्योंकि पक्षियों ने गोरिल्ला रणनीति अपना ली थी और वे असंख्य छोटे छोटे ग्रुप में बट गए, जिससे इन भारी भरकम मशीन गनों का उपयोग करना अनप्रॉफिटेबल साबित हो रहा था। इसलिए सैनिकों को लगभग 1 महीने के बाद युद्ध क्षेत्र से वापस बुला लिया गया। इमूज को मारने गए सैनिकों ने खुद को यह झूठा दिलासा दिया कि वे जंग जीत गए, परंतु इसके बाद भी इमूज का आतंक जारी रहा। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कुछ राइफल किसानों को मुहैया कराई गई और प्रत्येक इमूज को मारने पर बाउंटी सिस्टम के द्वारा उन्हें कुछ इनाम भी दिया जाने लगा, परंतु ये हथियार अपर्याप्त थे। किसानों ने 1934, 1943 और 1948 में फिर से सरकारी सहायता की अनुरोध किया, लेकिन हर बार इन्हें इनकार कर दिया गया। देश को जंग का माहौल दिखाने के बाद इस समस्या का एक आसान सा समाधान निकला बैरियर फेंसिंग, यानी कि बाड़ेबंदी। इमूज के ताकत को भांपते हुए इस बार बाड़े को मजबूत और ऊंचा बनाया गया, ताकि पहले के भांति इमूज इसे कूदकर या तोड़कर खेतों में न घुस सके और फसल सुरक्षित रहे। 1999 में सरकार ने संपूर्ण युद्ध विराम का घोषणा करते हुए इमूज को फिर से प्रोटेक्टेड स्पीसीज के कैटेगरी में डाल दिया।